दोस्तों, मैं ओम शरण ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है क्लास 12 से मैथमेटिक की एक टॉपिक है आव्यूह। आव्यूह का आज कुछ हम लोग बेसिक जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने टॉपिक लिया है आव्यूह, इसको इंग्लिश में मैट्रिसेस कहते हैं। क्लास 12 है, बेसिक कंसेप्ट के साथ आज हम लोग थोड़ी बात करेंगे। इसके बाद हम लोग निरंतर एक्सरसाइज वाइज, एक्सरसाइज 3.1 है, 3.2 है, जिस टाइप से है उसी हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज वाई, या फिर कहें एक एक्सरसाइज अगर बड़ी है तो उसमें कई सारे पार्ट्सों के साथ हम लोग उसे मुलाकात करते रहेंगे निरंतर। तो चलिए देखते हैं आव्यूह क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी हासिल करते हैं। जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है आव्यूह। आव्यूह होता क्या है, मैं पहले इसी पे बात करता हूँ। आव्यूह को जैसे कि मैंने इंग्लिश में बोला है कि मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। अब आव्यूह होता क्या है, मैं अगर बात करूं यानी कोई भी जैसे संख्याएं हैं, आप चाहे वास्तविक नंबर्स ले लीजिएगा या फिर काल्पनिक संख्याएं ले लीजिएगा। वास्तविक या फिर काल्पनिक संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि एक आयताकार जो सारणी प्राप्त होती है वो आपका आव्यूह कहलाती है। अगर मैं इसे लिखित रूप में लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं, यदि वास्तविक या काल्पनिक, यदि वास्तविक या काल्पनिक संख्याओं को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों, यदि वास्तविक या काल्पनिक संख्याओं को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है या बनती है, प्राप्त होती है, आव्यूह कहलाता है। या कहें m इंटू n कोटि का, या ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है। ये हो गया आव्यूह। यानी जो भी नंबर्स दी जाएं, अल्फ़ाबेट्स भी दिए जाते हैं, आप जैसा कि जानते ही होंगे जब इंटर में पढ़ते हैं। यदि वास्तविक या काल्पनिक संख्याओं को यम पंक्तियां आप जानते हैं, जो क्षैतिज होती हैं वो पंक्तियां होती हैं, ऊर्ध्वाधर जो होती हैं वो स्तंभ होते हैं। जिसे जैसे कि पंक्तियों को हम लोग इंग्लिश में रो कहते हैं और स्तंभ को हम लोग कॉलम्स कहते हैं। तो यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर, यानी सिस्टमैटिक ढंग से अगर उनको रखा जाए तो जो आयताकार सारणी हमें प्राप्त होती है, यानी m इंटू n, जिसमें क्या है, पहले पंक्तियों को लिया जाता है फिर स्तंभों को लिया जाता है। आव्यूह जो प्राप्त होता है आपका mn इंटू कोटि का, अगर कहें तो अभी मैं वो भी बताऊंगा। तो ये आपका mn आव्यूह कहलाता है। अच्छा, इसके उपरांत क्या होगा, आव्यूह का जो अवयव होंगे वो आव्यूह में अवयव क्या होते हैं, आव्यूह के अवयव यानी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि जो आव्यूह के अवयव होते हैं वो क्या होते हैं। पहली बात तो ये है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इसे यानी इस बड़े ब्रैकेट में, ठीक है, के अंदर लिखते हैं। समझिए, यानी इसके जो अवयव हैं, ओके, वो जो है इसके अंदर हम लोग इसके अवयवों को लिखते हैं। इस बात को यहाँ पर भी लिख सकते थे। और इसको अगर प्रदर्शित की बात आए, यानी निरूपण की बात आए, तो हम लोग इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों को, जैसे ए बी सी से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर हम ले सकते हैं, उससे इसे मान सकते हैं, ठीक है। तो आव्यूह के जो अवयव होते हैं, अब अवयव की बात हम कहें तो इंग्लिश वर्णमाला में जो आपके स्मॉल लेटर्स हम ले सकते हैं, कोई भी नंबर्स ले सकते हैं,
उनके अंदर जो लिखा जाता है, यानी इन ब्रैकेट्स के अंदर पंक्तियों और स्तंभों के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो आपके अवयव कहलाते हैं। मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि ऐसे लिखूंगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा जल्दी हम सीख लेंगे ऐसे ही। अब मैं बात करूं, जैसे अगर मैंने इसमें लिख लिया, मान लिया मैं एक और हेडिंग लेता हूं, अवयवों का निरूपण, फिर मैं एक ही में समझाता हूं, अवयवों का निरूपण, ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब निरूपण कैसा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अवयव के अवयव, और फिर अवयव किस में निरूपण किए जाएंगे, किसी न किसी में निरूपण किया जाएगा, इसके अंदर निरूपण किया जाएगा। और अगर हम कहें कि मैंने मान लिया कि जो अवयव है वो ए है, अवयव क्या है, कैपिटल ए है, और इसके अंदर हमने क्या किया, लिख लिया संख्याओं को, जैसे 2, 3, 4, उसके बाद में 5, 2, 1। अब देखिए ये आपका एक अवयव तैयार हुआ, इस अवयव का नाम है ए। मैंने माना कि जो अवयव है वो क्या है, ए है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 2, 3, 4, 5 to 1 है, यानी इसमें जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, वो क्या है, 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 2 है और 1 है। ये इसमें जो उपस्थित हैं वो अवयव कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात कही जाएगी, ये जो अवयव है वो किस कोटि का है, यानी ऑर्डर किस कोटि का है। तो मैं यहीं पर एक हेडिंग ले रहा हूं, अवयवों की कोटि, कोटि या क्रम, कोटि या फिर क्रम, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे मैं इसी की बात करूं, इसी पे सारी चर्चा ले रहा हूं, इतनी तीन ही हेडिंगों की यहीं पे मैं प्रदर्शित कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि इस अवयव की कोटि क्या है, जैसे अवयव की बात आ गई तो ये अवयव हो गए आपके। निरूपण कैसे होता है, ऐसे निरूपण होता है। निरूपण भी कैसे, जैसे एक वर्गाकार हो जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे आगे आएगा मैं बताता रहूंगा। उसके बाद अवयव की कोटि या क्रम क्या होगा, तो यहां पर मैं देख रहा हूं ये जो सीधे ऐसा गया, ये आपका क्षैतिज है, ये क्या है, क्षैतिज, क्षैतिज, ठीक है, ये क्षैतिज है। और ये जो आपका होता है, ये कंडीशन है, मैं ऐसे लिखता हूं यहां पर, ये ऊर्ध्वाधर होता है। क्या होता है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। अच्छा, क्षैतिज को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म बोलेंगे, और ये आपका है, ये आपका वर्टिकल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका क्षैतिज होता है ये आपका बेटा रो कहलाता है। क्या कहलाता है, रो, और इसे हम लोग पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर हैं आपके, ये कॉलम्स कहलाते हैं आपके। क्या कहलाते हैं, कॉलम्स। अगर हिंदी में बात करें तो स्तंभ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्तंभ, समझ लीजिएगा कायदे से। यानी ये जो है आपके जो ऊर्ध्वाधर होते हैं ये आपके स्तंभ कहलाते हैं, ये सब। और ये जो है आपके ये क्षैतिज है, जिसे हम रो बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो ये पंक्तियां हो गई, यानी अगर मैं बात करूं तो ये रो 1 हो गई, ये रो आपकी 2 हो गई। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो ये आपका कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम आपका 2 हो गया, ये कॉलम आपका 3 हो गया, ठीक है। यानी अगर इसकी बात मैं करूं तो ये किस कोटि का अवयव है, तो ये बेटा अब इसमें क्या होता है, पहले क्या लिखा जाता है, मैं अगर बात करूं तो ये आपका 2 into 3 कोटि का है। कितने का है, 2 into 3 कोटि का। ये अवयव आपका कितना है बेटा, 2 into 3 कोटि का है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही विवरण समझा दिया है, इसको कम करता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। यानी ये आपका जो है ये C1 हो गया, और ये आपका C2 हो गया, ये आपका C3 हो गया। इसकी मैं बात करूं तो R1, इसकी बात करूं तो R2। अब यहाँ पर आप बताइएगा, यहाँ पर जो पंक्तियां हैं वो क्या है, 2 पंक्तियां हैं। पंक्तियां क्या है, 2 पंक्तियां हैं, एक R1 और एक R2 है। अगर कॉलम्स की बात करूं, स्तंभ की बात करूं तो यहाँ पर स्तंभ कितने, 1 2 3, 3 स्तंभ है। तो पहले क्या लिखा है, पहले पंक्तियां लिखी जाती हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा पंक्ति, और पंक्तियां कितनी हैं, 2 पंक्तियां हैं, इनटू स्तंभ। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, 3 है। तो अगर मैं इसे लिखूं तो आ जाएगा 2 into 3 ऑर्डर का है। ये कौन, किस कोटि का अवयव है, ये जो है 2 into 3 कोटि का अवयव है। यानी ये 2 into 3 ऑर्डर्स का मैट्रिसेस है, ठीक है, मैट्रिक्स है।
तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम लोग जानते हैं यानी आव्यूहों के प्रकार क्या होते हैं। आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसको भी हटा देता हूं। कहीं पे समझने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रोक कर पुनः उसे पीछे रिवर्स कर लें और उसके बाद उसे देखें, बार बार रोक रोक के देखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग जो है सीखेंगे आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों के प्रकार यानी टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो आव्यूहों के प्रकार होते हैं, ठीक, इसका मतलब है कि आव्यूह कितने प्रकार के हैं, आव्यूह कितने प्रकार के हैं। देखिए वैसे आव्यूह के बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं यहाँ पर कुछ बात करेंगे, कुछ की बात करेंगे जिससे आपका वीडियो जो है लंबा वीडियो ना पहुँचे। इस वजह से अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो जो फर्स्ट है आपका आव्यूह है क्षैतिज आव्यूह कहेंगे इसको हम लोग, क्या कहेंगे, क्षैतिज आव्यूह। तो जो क्षैतिज आव्यूह होता है बेटा, जिसे हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिसेस कहते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिसेस, इसमें क्या होता है अगर आव्यूह की बात करें इसमें यानी स्तंभों की संख्या जो है वो ज्यादा होगी बट पंक्तियों की संख्या जो है वो कम होगी। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, ये आपका क्या है, ये क्षैतिज आव्यूह के अंतर्गत आता है। अगर इसकी बात मैं करूं तो यहाँ पर ये 2x3 ऑर्डर का है, कितनी कोटि का है, 2x3 का है यहाँ पर। यानी क्षैतिज आव्यूह अगर मैं कहूँ क्या होता है, यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये देखिए, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। अब मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या यानी रोज जो है वो केवल 2 है और कॉलम्स जो है वो आपके 3 है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो क्षैतिज आव्यूह होता है उसमें पंक्तियों की संख्या जो है वो कम होती है बजाय स्तंभों के। ठीक, तो इतना समझ में आ ही गया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे इसी से बात करता हूँ ऊर्ध्वाधर। इसी में आता है एक ऊर्ध्वाधर, में इसमें पहले चर्चा भी कर चुका हूँ, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह को इंग्लिश में वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। तो वर्टिकल मैट्रिक्स के अंतर्गत जस्ट इसका उल्टा आप कर दीजिएगा। इसमें क्या होता है, स्तंभों की संख्या कम होती है, पंक्तियों की ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ तो यहाँ पर एग्जाम्पल में ले सकता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43। यहाँ पर देखिए मैं देख रहा हूँ ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है। कितनी है बेटा, 4 है, जबकि कॉलम्स की संख्या 1 2 3 है। इससे ये महसूस हुआ, मुझे मालूम हुआ, जानकारी में हासिल हुआ कि ऊर्ध्वाधर जो आव्यूह होता है इसमें आपकी पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है और स्तंभों की संख्या कम होती है। अगर परिभाषा के रूप में मैं जानूं तो मैं कह सकता हूं यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक तथा स्तंभों की संख्या कम होती है, ऐसा आव्यूह आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। इसके बाद में मैं देखता हूं वर्ग आव्यूह। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट्स की बात कर रहा हूं, आगे जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे मैं सीखता जाऊंगा और आपको बताता भी जाऊंगा कि क्या कैसे होता है। अगर मैं बात करूं वर्ग आव्यूह की, तो वर्ग आव्यूह आप जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत
आप वैसे वर्ग में आप डिफिनीशन भी जानते होंगे वर्ग की क्या होती है। एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं यानी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। ठीक है, यानी एक ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग कहलाता है। अब उसी पर हम लोग डिपेंड होके क्या कहेंगे, इसकी डिफिनीशन निकाल लेंगे। यहाँ से स्क्वायर मैट्रिसेस से ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिफिनीशन निकालेंगे और इसमें ये सीखेंगे कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या इक्वल होती है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं तो मैंने यहाँ पे ले लिया A11, A12, A21, A22। यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और इसकी बात करूँ तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। अगर इसकी ऑर्डर की बात करूँ मैं तो ये 2 × 2 ऑर्डर का हो गया। यहाँ पर अगर ऑर्डर की बात करूँ तो हम लोग देख रहे हैं पंक्तियाँ पहले ली जाती हैं, तो ये 4 × 3 ऑर्डर का होगा। ये किसका होगा, 4 × 3 का, और ये 2 × 2 का होगा। यानी यहाँ पर पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है, अतः ये आपका एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि वर्ग आव्यूह में उसकी परिभाषा से ही हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर जितनी भी पंक्तियाँ हैं उतने ही कॉलम्स हैं, अर्थात ये आपका स्क्वायर आव्यूह कहलाएगा, मैट्रिसेस कहलाएगा। आगे और जो काइंड्स इसके हैं मैं देखता हूँ, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इसके बाद वर्ग के बाद हम लोग जानते हैं वैसे आयताकार आव्यूह भी होता है। क्या होता है, आयताकार आव्यूह। चलिए मैं आयताकार के बारे में भी जान लेता हूँ, जो वर्ग को सीखा है। अब आप ये ना सोच लेना कि सर समांतर चतुर्भुज और समलंब के भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आयताकार आव्यूह, अगर इंग्लिश में इसके नाम की बात करें तो इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहता हूँ। ठीक है, तो अब इससे भी हम लोग क्या, इसकी डिफिनीशन से एक आव्यूह की डिफिनीशन निकालूंगा। जैसे कि आप लोग जानते हो आयत क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसमें उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आपका आव्यूह कहलाता है। कैसा, आयताकार आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन से ही हम अगर इसके आव्यूह का निर्माण करें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया A11, A12, A13, ठीक है, और A21, A22 और A23। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा इसमें ये 2 × 3 ऑर्डर का है। अब ये कैसा है, ये बेटा आयताकार आव्यूह है। कैसा है, आयताकार आव्यूह है। अच्छा, मैं आयताकार आव्यूह की अब यहाँ से परिभाषा निकालता हूँ। इसमें क्या है, आयताकार आव्यूह में ये निश्चित नहीं है कि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है कि पंक्तियां और स्तंभ बराबर हों और वो आयताकार हो, ऐसा नहीं। वो कैसा हो जाएगा, वर्गाकार आव्यूह हो जाएगा, वर्ग आव्यूह हो जाएगा, और ये आयताकार आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आयताकार में हमने आपको यहाँ पे दिखाई दिया है कि ये 2 × 3 ऑर्डर का है। ठीक है, इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जो है वो इक्वल कभी नहीं होती है। इसके बाद में हम लोग सीखेंगे स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। चलिए पहले पंक्ति आव्यूह के बारे में जानते हैं। पंक्ति आव्यूह, तो बेटा जो पंक्ति आव्यूह है इसे हम लोग इंग्लिश में रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति होती है, आपका पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर A11, A12, A13 ऐसे ही इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके ऑर्डर की बात करूं तो आप जानते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही पंक्ति होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इसे 1 × 3 लिख सकता हूं। वैसे क्या लिख सकता हूं, 1 × 3, जिसमें एक पंक्ति है और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं डिफिनीशन बता रहा हूँ पंक्ति आव्यूह की। इसके ही छोटे भाई कह लीजिए या बड़े भाई कह लीजिए, कुछ भी, स्तंभ आव्यूह है। क्या है, स्तंभ आव्यूह, जिसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, इसको बस घुमा दीजिएगा, इसको क्या करना है, घुमा देना है, बस पंक्ति का आव्यूह हो जाएगा। यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ होता है, यानी स्तंभ होता है, आपका क्या कहलाता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा A11,
A21, A31, ये जो है आपका बेटा अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो ये आपका स्तंभ आव्यूह हो गया। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या तो 3 है, लेकिन यहाँ पे कॉलम्स क्या है, 1 ही है। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम्स की संख्या 1 हो आपका स्तंभ कहलाएगा। यानी कॉलम को ही हिंदी में स्तंभ कहते हैं। तो स्तंभ आव्यूह की मतलब हुई कि जिसमें एक ही केवल स्तंभ हो, और पंक्ति आव्यूह क्या, जिसमें एक ही पंक्ति हो। ठीक है, इसके बाद में हम लोग सीखेंगे आगे का शून्य आव्यूह। क्या सीखेंगे, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह में आप जानते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें कोई आव्यूह ही ना हो, ऐसा नहीं है। यानी एक ऐसा आव्यूह जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो, आपका क्या कहलाएगा, शून्य आव्यूह कहलाता है। या फिर इसको हम लोग रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। आयताकार हम लोग जान ही चुके हैं। और एक और समझ लीजिए विकर्ण। क्या समझ लीजिएगा, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह एक अदिश आव्यूह भी होता है, सदिश आव्यूह भी होता है, इकाई आव्यूह भी होता है, तत्समक आव्यूह भी होता है, बहुत सारे हैं, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण में क्या हो, कुछ एलिमेंट्स हो और शेष क्या हो, शून्य हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर A, B, C और बाकी ये शून्य 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 शून्य। ये अब देखिए इसका जो मुख्य विकर्ण है यहाँ पर क्या है, ABC हमने ले लिया है, बाकी क्या है, बाकी आपके शून्य है। बाकी क्या है एलिमेंट्स, बाकी आपके शेष के क्या है, बाकी शून्य है। और ये जो एलिमेंट्स हैं वो ABC हमने ले लिए। तो अगर डिफिनीशन के तौर पर मैं कहूँ तो विकर्ण आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव सभी क्या होते हैं, शून्य हो, आपका विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, आव्यूह का जो गुणधर्म भी आते हैं, तो जब आगे आएगा मैं साथ में ही बताता रहूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आज हम लोग इतने ही रखते हैं, जिसमें योग भी आएगा, अंतर भी आएगा, आव्यूहों का गुणन भी आता है। निरंतर धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, निरंतर फिर हम लोग मिलते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत समय के उपरांत ये वीडियो हमने दिया है, उसकी वजह कहीं न कहीं व्यस्तता रही है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, आप जानते हैं। तो जब समय मिल जाता है तो मैं आपको ज़रूर समय देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।